मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का त्यौहार अच्छा गया होगा और सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं दे रहा हूं आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिपर्टरी। रिपर्टरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस वीडियो की नीड क्यों हुई। रिपर्टरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट, होम्योपैथी के स्टूडेंट या तो समझ नहीं पाते या बहुत लाइटली लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बस फाइनल ईयर में इसको पास आउट करना है, इसको पढ़ना है और एक छोटा सा सब्जेक्ट है, इसको रट लो, एग्ज़ाम दे दो, पास हो जाओ, ख़त्म करो। तो या तो स्टूडेंट रिपर्टरी सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर होम्योपैथी में कोई सब्जेक्ट है तो उसकी कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने में इम्पोर्टेंस ज़रूर होगी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि रिपर्टरी सब्जेक्ट से आपकी प्रैक्टिस कैसे एनहेंस होगी और हम रिपर्टरी को कैसे पढ़ें, कैसे देखें कि उससे हम अपनी प्रैक्टिस में मदद ले पाएँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये वीडियो बना के देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो मैं आपको रिपर्टरी पर दे रहा हूं, ये रिपर्टरी के बेसिक कंसेप्ट पे दे रहा हूं। इस वीडियो में मेरा एम रिपर्टरीज के नाम बताना या बहुत टाइप की रिपर्टरीज बताना या नई या लेटेस्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिपर्टरी वो मैं आपको दूं, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिक बातें रिपर्टरी के बारे में बताऊंगा जिससे हर स्टूडेंट और हर न्यू होम्योपैथिक डॉक्टर में रिपर्टरी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसको रिपर्टरी कैसे पढ़ना है वो सीखेगा और वास्तविक रिपर्टरी क्या है, रिपर्टरी हमको कैसे देखना चाहिए और उससे हमें प्रैक्टिस में कैसे मदद मिलेगी, इन चीज़ों में आपको मेरा ये वीडियो हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और मुझे समय समय पर रिक्वेस्ट करते रहें कि मैं किन सब्जेक्ट्स पर आपको, किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो दूं जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिपर्टरी। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि मैं इस रिपर्टरी के इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीन ऑफ रिपर्टरी या व्हाट इज रिपर्टरी। फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द नीड ऑफ रिपर्टरी। फिर मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ द रिपर्टरी, टाइप्स ऑफ द रिपर्टरी, देन हाउ टू स्टडी द रिपर्टरी, देन हाउ ए रिपर्टरी सब्जेक्ट हेल्प्स इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरी। देखिए, डॉक्टर हैनीमन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पैथी के फाउंडर हैं। जब उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की उस समय बहुत कम होम्योपैथिक दवाइयाँ थीं जो वो प्रूफ कर पाए थे। तो उस समय जो प्रूविंग हुई थी वो बहुत कम मेडिसिन्स थी उस समय।
तो उनको मेमोराइज करना, उनके सिम्टम्स को याद करना डॉक्टर हैनीमन के लिए कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे डॉक्टर हैनीमन खुद और अपने जो साथी लोग थे उनके साथ में नई नई दवाइयों की प्रूविंग करते गए, दवाइयों के नंबर्स बढ़ते गए होम्योपैथी में। इसके अलावा एक एक मेडिसिन में हजारों सिम्टम्स हुआ करते थे या हुआ करते हैं। तो क्या हुआ, अब होम्योपैथ के सामने या डॉक्टर हैनीमन के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी उस समय कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे थे उन मेडिसिन्स के सिम्टम्स को याद करना मुश्किल हो गया था। और डॉक्टर हैनीमन के साथ भी ये कई बार ये चीज़ होती थी कि कोई मरीज जब आता था और कोई सिम्टम बताता था तो डॉक्टर हैनीमन को ये लगता था कि यार ये सिम्टम तो मैंने उस दवाई में पढ़ा हुआ है, ये तो एक दवाई में और भी था, तीसरी दवाई में भी था। तो उस समय उनको ये समझ में नहीं आती थी कि एक ह्यूमन माइंड इतने सारे सिम्टम्स को कैसे मेमोराइज करेगा। और अगर कोई पेशेंट आकर हमको कोई पर्टिकुलर सिम्टम बताता है तो वो हमने किन किन दवाइयों में पढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं एक पर्टिकुलर सिम्टम हमारी होम्योपैथी की कई दवाइयों में मिल सकता है, हालांकि उसके साथ में उसके डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन एक सिम्टम कई मेडिसिन में मिल सकता है। तो उस समय उस डॉक्टर को ये मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये पर्टिकुलर सिम्टम कितनी दवाइयों में। तो डॉक्टर हैनीमन को ऐसा लगा कि क्यों ना मेरे पास कोई एक ऐसी डायरी होना चाहिए, क्यों ना मेरे पास कोई ऐसा इंडेक्स होना चाहिए, क्यों ना मेरे पास ऐसी कोई डायरेक्टरी होना चाहिए कि जब भी मैं कोई सिम्टम मरीज आके बताए तो मैं उस सिम्टम को उस डायरेक्टरी के अंदर ढूंढ सकूं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम किन किन दवाइयों में दिया हुआ है या एक पर्टिकुलर सिम्टम किन किन दवाइयों में प्रूविंग के दौरान आया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, जितने भी उनके साथी गण थे, उन सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी डायरी का प्रिपरेशन करो, कोई ऐसी डिक्शनरी बनाओ, कोई ऐसी डायरेक्टरी बनाओ जिसमें हम होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए सिम्टम्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख सकें कि जब हम चाहें उनको निकाल सकें और उनसे रिलेटेड दवाइयों को देख सकें, जो हमको प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इसके बाद रिपर्टरी का इजाद हुआ। तो उनके जो शिष्य थे या उनके जो साथी थे उन्होंने ऐसी एक किताब तैयार की, एक ऐसी इंडेक्स तैयार की। जैसे दोस्तों अभी तो आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स में सारे आपके जो जीमेल्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, एक हर घर में एक डायरेक्टरी हुआ करती थी और उसमें अल्फ़ाबेटिकली नेम लिखा करते थे। जो भी जब लैंड फ़ोन ही चला करते थे तब क्या था, एक डायरी हुआ करती थी जो लैंड फ़ोन के बगल में रखी रहती थी। उसमें ए अल्फ़ाबेट से आने वाले नंबर, बी अल्फ़ाबेट से आने वाले नंबर, सी अल्फ़ाबेट से आने वाले नंबर, ऐसे अल्फ़ाबेट के अनुसार टेलीफोन नंबर लिखा हुआ करते थे। अब मान लीजिए आपको अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाना है और उसका नाम बी से है, तो आप क्या करेंगे, उस बी अल्फ़ाबेट के पेज को निकालेंगे उस डायरी में और देख लेंगे कि उस रिश्तेदार का नाम कहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली रिपर्टरी भी उसी डायरेक्टरी की तरह है। उसमें होम्योपैथी की दवाइयों के सारे सिम्टम लिखे हुए हैं, आपको बस वो सिम्टम ढूंढना है और वो सिम्टम किन किन दवाइयों में है वो दवाई सामने लिखी हुई होंगी जिनको आप पढ़ सकेंगे। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिपर्टरी क्या है। रिपर्टरी इज एन इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स के सिम्टम्स का एक इंडेक्स है। अब सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं बहुत सारी रिपर्टरीज के नाम बताऊं, बहुत बेसिक बातें बताऊंगा। जो सबसे पहले प्रैक्टिस में जो रिपर्टरी आई वो आई बोनिंग हुसैन रिपर्टरी, थेरापेटिक पॉकेट बुक बाय डॉक्टर बोनिंग हुसैन। ठीक है, बोनिंग हुसैन की ये जो रिपर्टरी थी
वो सबसे पहली रेपर्टरी थी जो बहुत पॉपुलर हुई और जिनको प्रैक्टिस में यूज़ किया गया। इस रेपर्टरी में खास बात ये थी कि इसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स को बहुत महत्व दिया गया था, पर्टिकुलर सिम्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। जैसे उनका ये मानना था कि जब भी आपको कोई मरीज एक पर्टिकुलर सिम्टम बताता है तो आप उस पर्टिकुलर सिम्टम की लोकेशन, उसका सेंसेशन, उसकी मॉडलिटीज़ और उसकी कंकोमिटेंट नोट कर लीजिए। जैसे मरीज ने बताया पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द कहाँ है, लोकेशन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, इलियक रीजन में, लंबर रीजन में, हाइपोकॉन्ड्रियम में, कहाँ है, ठीक है, वो रीजन जानिए। फिर वो पेन का टाइप क्या है, बर्निंग पेन है, स्टिचिंग पेन है, क्रैम्पिंग पेन है, वो सेंसेशन के अंदर आता है। फिर मॉडलिटीज़, वो दर्द जो है आपका पेट का वो काई से बढ़ रहा है, किन फैक्टर से बढ़ रहा है, किन फैक्टर से कम हो रहा है। फिर जो पेट का दर्द है उसके साथ में और क्या चीज़ें बॉडी में हो रही हैं जो पेट दर्द के साथ ही आती हैं और पेट दर्द के साथ में ही जाती हैं, जिसको हम कंकोमिटेंट कहते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर सिम्टम के इन 4 हिस्सों को जान लेते हो तो डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का ये मानना था, तो आप एक रेमेडी तक पहुंच जाते हो और आप एक रेमेडी का सिलेक्शन कर पाते हो। इसलिए उन्होंने अपने रेपर्टरी जो बनाई उसमें जो अलग अलग सेक्शन थे वो काय के थे, एक तो लोकेशन का सेक्शन था, एक सेंसेशन का सेक्शन था, एक मॉडलिटीज़ का सेक्शन था और एक कंकोमिटेंट का सेक्शन था। इसलिए आप थेरापेटिक पॉकेट बुक कभी खोल के देखिए तो आपको क्या मिलेगा, एक जगह लोकेशन दी हुई होगी, दूसरे चैप्टर में आपको सेंसेशन दिए होंगे, तीसरे चैप्टर में आपको मॉडलिटीज़ दी हुई होंगी, चौथे चैप्टर में आपको कंकोमिटेंट दिए होंगे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में जो कंकोमिटेंट थे वो मतलब अलग से चैप्टर नहीं था, वो अलग अलग कंसर्निंग चैप्टर में ही दे दिए थे, पर एक बेसिक बात को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले बॉनिंग हुसैन की रेपर्टरी आई, ठीक है। अब क्या हुआ लेकिन जो उस समय जो डॉक्टर केंट थे उनको ये जो पर्टिकुलर सिम्टम का जो कंसेप्ट था डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का वो ज़्यादा पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर कई सारे कमेंट करे। उन्होंने जो बेसिक कमेंट किया वो ये किया कि डॉक्टर बॉनिंग हुसैन ने पर्टिकुलर सिम्टम को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी है, जबकि हमको इम्पोर्टेंस जनरल सिम्टम को ज़्यादा देनी चाहिए, पर्टिकुलर को सेकंड इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर केंट ने जो रेपर्टरी बनाई, जो होम्योपैथिक वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर रेपर्टरी है, वो है केंट रेपर्टरी। केंट रेपर्टरी का जो प्लान था वो जनरल टू पर्टिकुलर था। बॉनिंग हुसैन का जो प्लान था वो पर्टिकुलर टू जनरल था, मतलब वो कैसे एक पर्टिकुलर सिम्टम को 4 हेड में कंप्लीट करने के बाद पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन कर लेते थे, जनरल तक पहुंच जाते थे। ये कंसेप्ट था, पर्टिकुलर से चलें और जनरल पे ख़त्म हो जाएं, डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का कंसेप्ट। लेकिन डॉक्टर केंट का क्या कंसेप्ट था कि जनरल से शुरू करो और पर्टिकुलर तक जाओ। जैसे अगर आप केंट रेपर्टरी में कोई चैप्टर खोलेंगे, जैसे आपने चैप्टर खोला एब्डोमेन, एब्डोमेन में आप सबसे पहले क्या देखोगे, पेन। अभी हमने पार्ट की बात नहीं की, लोकेशन की बात नहीं की, पहला पेन। अब पेन में कौन से टाइप का पेन, फिर उस टाइप के पेन में कौन सी लोकेशन, फिर उस टाइप के पेन में कौन सी मॉडलिटीज, ऐसे 1 बाय 1, मतलब हम एक जनरल बात से शुरू होते थे और एक पर्टिकुलर बात पर ख़त्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर केंट की जो लॉजिक थी वो थी कि जनरल से शुरू करो और पर्टिकुलर पे ख़त्म हो, और जो बॉनिंग हुसैन का कंसेप्ट था वो पर्टिकुलर से शुरू होके जनरल पे जाने का था। ये 2 लॉजिक थे जो उस समय बहुत चले। अब डॉक्टर केंट भी अपनी जगह सही थे, डॉक्टर बॉनिंग हुसैन भी अपनी जगह सही थे। एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। आधे भरे हुए ग्लास को एक कह रहा है कि ग्लास खाली है आधा, और एक कह रहा है ग्लास भरा है आधा, मतलब देखने का नज़रिया था। डॉक्टर दोनों ही अपनी जगह सही थे। तो एक डॉक्टर बोगर उस समय जो थे, डॉक्टर CM बोगर,
उन्होंने, चूंकि वो केंट से भी सेटिस्फाई थे और वो डॉक्टर बॉनिंग हुसैन से भी सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी रिपर्टरी बनाई, एक ऐसा इंडेक्स बनाया जिसमें उन्होंने डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का प्लान भी फॉलो करने की कोशिश की और डॉक्टर केंट का प्लान भी फॉलो करने की कोशिश की, और दोनों की एक कॉमन रिपर्टरी बनाने की कोशिश करी। उसमें कुछ नई बातें भी डाली उन्होंने, जैसे पैथोलॉजिकल जर्नल की बात करी। तो तीसरी रिपर्टरी थी डॉक्टर बोगर की, जो डॉक्टर केंट के कंसेप्ट और डॉक्टर बॉनिंग हुसैन के कंसेप्ट के बीच का रास्ता थी। दोस्तों, ये जितने भी रिपर्टरी हैं ये सब फिलोसॉफिकल रिपर्टरीज कहलाती हैं, लॉजिकल रिपर्टरीज कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इन रिपर्टरी का प्लान एंड कंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ चलता है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉनिंग हुसैन का प्लान क्या है? बॉनिंग हुसैन का प्लान है पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव लॉजी, और डॉक्टर केंट का प्लान क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर, दैट इज डिडक्टिव लॉजी, डिडक्शन। जनरल से शुरू करें, एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाए, और इनका था पॉइंट से शुरू करें, जनरल बात पे आके खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, इंडक्टिव लॉजी एंड डिडक्टिव लॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात सबसे पहले निकल के आई। फिर क्या हुआ? फिर कई सारी रिपर्टरीज आई, कुछ क्लिनिकल रिपर्टरीज आई, कुछ रीजनल रिपर्टरीज आई, और कार्ड रिपर्टरीज आई, और सबसे बाद में फिर आई कंप्यूटर रिपर्टरीज। अब हम इनके भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता देता हूं रिपर्टरी का। देखिए, आप रिपर्टरीज को, वैसे तो देखो कई तरीके हैं रिपर्टरी को क्लासीफाई करने के, पर आपको जैसा मैंने कहा कि मैं ये बेसिक कंसेप्ट्स के लिए ये वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, तो फिलोसफिकल रिपर्टरी के बाद आपकी क्लिनिकल रिपर्टरी, देन रीजनल रिपर्टरीज, देन कार्ड रिपर्टरीज, और देन आपकी कंप्यूटर रिपर्टरी। तो ये 5 ही हो गई। ठीक है, 5 रिपर्टरीज हो गई जिनको मैंने क्लासीफाई किया आपको समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले फिलोसफिकल रिपर्टरी। जैसा मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, फिलोसफिकल रिपर्टरीज वो रिपर्टरीज होती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक फॉलो होता है। ठीक है, जैसे थेरापेटिक पॉकेट बुक ऑफ डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, केंट रिपर्टरी, डॉक्टर बॉगर्स रिपर्टरी, ये सब फिलोसफिकल रिपर्टरीज हैं जिनके पीछे एक पर्टिकुलर प्लान था। जब हम बात करते हैं क्लिनिकल रिपर्टरीज की, अब ये क्लिनिकल रिपर्टरीज क्या होती हैं? क्लिनिकल रिपर्टरीज के अंदर कोई प्लान नहीं होता, इसमें क्लिनिकल वर्ड्स लिखे रहते हैं, कंडीशंस, बीमारियों के नाम लिखे रहते हैं, और कौन सी दवाई किन बीमारियों में काम आएगी वो दवाइयों के नाम लिखे रहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर फाटक की रिपर्टरी की बात करूं, डॉक्टर बोरिक की रिपर्टरी की बात करूं, बोरिक की भी रिपर्टरी बहुत कॉमनली चलती है क्लिनिकल रिपर्टरीज में। अब जैसे आपको देखना है, कोई मरीज आया आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस का, अब आपको ये देखना है कि हमारी होम्योपैथी में वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ पर काम करती हैं, होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हाई ब्लड प्रेशर पर काम करती हैं। तो आप क्या देखोगे इन दोनों रिपर्टरी में? सीधे आप देखिए हाइपरटेंशन, सीधे आप देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस, सीधे। इसमें कोई पर्टिकुलर टू जनरल या जनरल टू पर्टिकुलर नहीं है। मतलब ये सिर्फ क्लिनिकली आपको हेल्प करेंगी, किसी डिजीज में कौन कौन सी दवाइयाँ ये बताने में हेल्प करेंगी, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं ये बताने में हेल्प करेंगी। इनको हम बोलते हैं क्लिनिकल रिपर्टरीज। एक होती है रीजनल रिपर्टरीज। रीजनल रिपर्टरीज का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियों की ही वो रिपर्टरी है। जैसे रिपर्टरीज ऑफ यूटेराइन डिजीज, रिपर्टरीज ऑफ डायरिया, जैसे बेल्स डायरिया की एक रिपर्टरी आती है ना, वो सिर्फ डायरिया ही डायरिया पर बनी हुई है। शशिकांत तिवारी की चिल्ड्रंस रिपर्टरी आती है एक, जो सिर्फ चिल्ड्रन में होने वाली कॉमन कंप्लेंट्स की एक रिपर्टरी है। ठीक है, ऐसे ही मिंटन्स की एक यूटेराइन रिपर्टरी आती है जिसमें यूट्रस से रिलेटेड बीमारियों की रिपर्टरी है। तो एक वो रिपर्टरीज हो गई जो क्लिनिकल और डिजीज के वाइज बनी हुई है, एक वो रिपर्टरी हो गई जो ऑर्गन वाइज बनी हुई है जिनको हमने रीजनल का, और एक वो रिपर्टरीज हैं जिनका एम
कोई ऑर्गन या क्लिनिकल कंडीशन बताना नहीं है, उनका एम एक लॉजिक फॉलो करना है, दैट इज आइदर पर्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पर्टिकुलर। तो 3 रिपर्टरीज मैंने आपको बता दी। चौथी रिपर्टरी आई कार्ड रिपर्टरी। कार्ड रिपर्टरी, कार्ड रिपर्टरी एक्चुअली क्यों बनाई गई पहले ये समझ लीजिए। क्या होता था कि ये जितनी भी अभी मैंने आपको रिपर्टरी बताई, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, ये सब ये सब बुकिश फॉर्म में थे। अब मरीज आता था, मरीज के हम सिम्टम कलेक्ट करते थे, फिर हर सिम्टम को उनकी रिपर्टरी में देखते थे, फिर उन रिपर्टरी में जो जो कॉमन दवाइयाँ होती थी उनको लेते थे, उनके नंबर काउंट करते थे और उनका टोटल करके दवाई का सिलेक्शन करते थे। तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो कार्ड रिपर्टरी किन किन की आई? किशोर कार्ड रिपर्टरी, शर्मास कार्ड रिपर्टरी, डॉक्टर शंकरन कार्ड रिपर्टरी। इनका काम क्या था कि इन्होंने कार्ड बनाए। अब इन कार्ड, हर कार्ड किसी विशेष प्रकार के सिम्टम से रिलेटेड हुआ करता था। तो इसमें अब वो क्या करते थे कि जो जो भी मरीज सिम्टम बताए केस में, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है मरीज के, उन सिम्टम्स के कार्ड लिए। एक कार्ड पर कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम लिखा हुआ है, अब उन्होंने वो कार्ड लिया और एक जो एक मतलब लकड़ी का एक इक्विपमेंट टाइप का बना के रखा हुआ था। तो इनको क्या करना था, मरीज ने जैसे केस में से अपन ने 8 इंपॉर्टेंट सिम्टम निकाले, अब उन सिम्टम से रिलेटेड जो भी कार्ड है, बस आप उन कार्ड को उठाइए और उस लकड़ी के इक्विपमेंट में लगाते जाइए, 1 बाय 1। पहले लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया। उन कार्ड में जो दवाइयां लिखी रहती थी उनकी जगह पे उनके साथ में उनमें छेद भी हुआ करते थे, होल हुआ करते थे जिनसे रोशनी निकल सके। अब जब आप 1 बाय 1 एक के बाद एक कार्ड लगाओगे तो जो पर्टिकुलर दवा बार बार रिपीट हो रही होगी वो उसका एक जैसा छेद बनेगा। तो जिस से ज्यादा प्रकाश आ रहा होगा अपन उन दवाइयों को नोट कर लेंगे। ये कार्ड रिपर्टरी के पीछे जो फंडा था वो था टाइम बचाने के लिए, जिसमें आपको नंबर काउंट नहीं करने, सिर्फ कार्ड उठाने, कार्ड लगाने और देखना है कि सबसे ज्यादा होल किसका मिल रहा है। तो टाइम को बचाने के लिए कार्ड रिपर्टरी आई, पर ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं हो पाया। या तो पहले ज्यादातर होम्योपैथ बुकिश रिपर्टरीज का यूज करते थे, या फिर अब आज जो होम्योपैथ यूज कर रहे हैं ज्यादातर वो कर रहे हैं कंप्यूटर रिपर्टरीज। अब कंप्यूटर रिपर्टरीज की क्या नीड थी? जैसे मैंने अभी अभी कहा दोस्तों, जब हम रिपर्टराइजेशन करते हैं तो एक एक सिम्टम को लेना, फिर उनको रिपर्टरी में ढूंढना, फिर उनकी सारी दवाइयों को नोट डाउन करना। हर दवाई का एक नंबर होता है रिपर्टरी के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। अलग अलग रिपर्टरी में अलग अलग ग्रेड दी हुई हैं दवाइयों को, और उन ग्रेड से रिलेटेड नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड को कहीं 5 नंबर दिए, कहीं 4 नंबर दिए, कहीं 3 नंबर दिए, कहीं सेकंड ग्रेड को कुछ नंबर दिया है। तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन कौन से ग्रेड में है, उसके कितने नंबर है वो भी लिखना होते थे। फिर उन नंबर को काउंट करना होता था। फिर जो भी ज़्यादा नंबर लेके जो दवाइयाँ आ रही हैं 3 या 4, उनमें से आपको सिलेक्ट करना हुआ करती थी। ये थी रिपर्टरी की प्रोसेस। तो ये बड़ी लेंदी थी। तो कंप्यूटर रिपर्टरी आने के बाद रिपर्टरी के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब क्या हुआ, अब आपके पास एक प्रोग्राम है, आपके पास जैसे राडार, होमपैथ, कारा, ये एक प्रोग्राम है जो एक पर्टिकुलर एम से बनाए गए हैं। एक एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी रिपर्टरीज हैं। आप किसी भी रिपर्टरी से खोलकर केस को रिपर्टराइज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिम्टम ढूंढना है उस रिपर्टरी में, एंटर बटन दबानी है, आपके 1 बाय 1 सिम्टम लगते जाएंगे। सिम्टम लगने के बाद अपने आप उन दवाइयों का टोटल हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाकर जो दवाइयाँ उस केस में आ रही होंगी वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट टाइम लगता है जब आप कंप्यूटर से रिपर्टराइज करते हो। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादातर होम्योपैथ इसका इस्तेमाल करने लग गए जब कंप्यूटर रिपर्टरी आ गई।
ठीक है, तो ये फंडा था कंप्यूटर रिपर्टरी के पीछे। तो दोस्तों, जो आज का जो बर्निंग बेसिक सवाल है जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि हम कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदें, कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदें, राडार खरीदें, होम्योपैथ खरीदें या कारा खरीदें। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर कोई बुरे नहीं होते, सारे सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। सिर्फ आपको उन सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी रिपर्टरीज दी हुई हैं, वो कैसे खुलती हैं, ठीक है, उन रिपर्टरीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके रेमेडी सिलेक्शन पर फ़र्क पड़ेगा। मुझे चूंकि कई व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया कि राडार अच्छा है कि होम्योपैथ अच्छा है, तो जैसा मैंने आपको कहा, सॉफ्टवेयर सारे अच्छे होते हैं, सिर्फ आपको पसंद होने वाली बात है कि आप किसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मुझे होंडा की गाड़ी अच्छी लगे, किसी को सुजुकी की गाड़ी अच्छी लगे, किसी को कोई कंपनी की गाड़ी अच्छी लगे, लेकिन गाड़ियाँ तो ये सब एक जैसा काम कर रही हैं। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, सिर्फ आपको उसका यूज़ करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे को एक बार कंप्यूटर रिपर्टरी खरीद ली मैंने तो अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथ बन जाऊंगा, तो आप ये गलत समझते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी रिपर्टरी आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस नहीं कर सकती। मतलब अल्टीमेट जो डिसीजन होता है रेमेडी सिलेक्शन का, वो आपका माइंड ही होता है। रिपर्टरी, कोई भी रिपर्टरी हो दुनिया की, कभी कोई एक दवा निकालकर आपको नहीं देती। रिपर्टरी में क्लोज रनिंग रेमेडीज निकल के आती हैं, जिनमें से जो फिजिशियन जो कि वहाँ रिपर्टराइज कर रहा है, आखिर में उसका माइंड ही उन 5 या 6 दवाइयों में से कोई एक दवाई का सिलेक्शन करता है पेशेंट को देखते हुए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर रिपर्टरी खरीद ली, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो अब मेरे मरीज़ बहुत जल्दी जल्दी सही होने लग जाएंगे और बहुत मेरी प्रैक्टिस चलने लग जाएगी, तो ये गलत समझ रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कभी केस टेकिंग नहीं करती, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कभी टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं बनाती। मरीज को कैसे उसकी केस टेकिंग करना है, मरीज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, वो आप डिसाइड करते हैं, रिपर्टरी नहीं। कौन से सिम्टम रिपर्टरी में डालना है ये आप डिसाइड करते हैं, रिपर्टरी नहीं। फिर जब दवाइयाँ निकल के आती हैं, उनमें से कौन सी दवाई आखिरकार चुननी है ये आप डिसाइड करते हैं, रिपर्टरी नहीं। तो ये तो इस बात का जवाब हो गया। दूसरा, ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं, सर क्या रिपर्टरी पढ़ना होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नो। ऐसा रिपर्टरी आपकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस का बेसिक सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको कई ऐसे होम्योपैथ बता दूंगा, सक्सेसफुल होम्योपैथ, जो रिपर्टरी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एक रेफरेंस बुक की तरह कभी कोई एक आध सिम्टम देख लिया, कभी रिपर्टराइजेशन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, मैंने भी अपनी शुरुआती प्रैक्टिस में रिपर्टरी का इस्तेमाल नहीं किया। जब एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही रिपर्टरी का इस्तेमाल किया, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि पहले क्लिनिक पे कोई मरीज देखने में दिक्कत आ रही थी। हाँ, पर कंप्यूटर रिपर्टरी लाने के बाद या रिपर्टराइजेशन करने के बाद मुझे थोड़ा सा मरीज के दवाई सिलेक्शन में हेल्प मिलने लग गई, ज़्यादा ऑप्शंस आने लग गए मेरे सामने, तो थोड़ा ईज हो गया। तो दोस्तों, रिपर्टरी होम्योपैथी का बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, आप उसके बिना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर हैनीमन की हिस्ट्री बताई थी। डॉक्टर हैनीमन रिपर्टरी आने से पहले भी होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन रिपर्टरी आने के बाद आपकी ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी, ईज हो जाएगा रेमेडी सिलेक्शन में। तो रिपर्टरी होम्योपैथी का नेसेसरी सब्जेक्ट नहीं है, एसेसरी सब्जेक्ट है, जिसको पढ़कर, जिसका यूज करके आपकी प्रैक्टिस थोड़ी इजी हो जाएगी। पर आप रिपर्टरी के बिना भी मरीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिपर्टरी पर ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। मुझे
एनकरेज करिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। गुड बाय, थैंक यू।